जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGS 183 बुक की सीरीज में, जिसमें हम ब्लॉक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम ब्लॉक 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इस ब्लॉक 2 में हम देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं तथा उनका ईजी सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझाऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स, सारे सोल्ड असाइनमेंट्स और इग्नो की क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसमें सारी लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल तथा ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग। कि आपको लिखते समय दिमाग में क्या ध्यान में रखना है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने अभी देखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, परंतु आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको उपयोग करेंगे तो बहुत ही यूजफुल है। ये राइटिंग करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है हमसे, हम क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे। लेकिन अच्छी राइटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए अब देखते हैं क्या क्या स्टेप है जो हमें लिखते समय ध्यान में रखना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में आ गया तो लिखोगे कैसे। वेरियस एलिमेंट वी शुड कीप इन माइंड वाइल राइटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द टॉपिक, पहले टॉपिक को देखो। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। नोविंग द पर्पज, उसका मुद्दा जानो कि क्या मुद्दा है, पर्पज क्या है उसका। रीडर ऑफ द राइटिंग, दीज एलिमेंट्स आर फॉलोज। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो हमें लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो इसकी हम इसमें बात करेंगे। तो पहले देखते हैं पहला एलिमेंट्स कौन सा है। आइडेंटिफाई यूअर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट को, विषय की पहचान करो कि आपका विषय क्या है। तो आपको इसमें क्या हो सकता है, दो तीन प्रकार की चीज़ें हो सकती है। आप किस टॉपिक पर लिख रहे हो। कभी कभी क्या होता है, आपको टॉपिक कोई दे देता है कि इस पर लिखो। जैसे कि मान के चलो बॉस हो गया, आपका ऑफिस में है, वो बोलता है कि आप एक रिपोर्ट लिख दो। या फिर आपका जो क्लासरूम में है, आप स्टूडेंट हो, तो टीचर क्या बोलेगा, आपको बोलेगा असाइनमेंट लिखने को दे देगा। तो थर्ड क्या होगा, लाइब्रेरी रिमाइंडर लेटर हो गया, आपने कोई बुक्स वगैरह ले ली तो उसके लिए लाइब्रेरी रिमाइंडर हो गया। कभी आप क्या करते हो, खुद भी लिखना चाहते हो कि मैं खुद भी लिखना चाहता हूँ, जैसे कि सेमिनार पेपर लिख दिया, या कोई आर्टिकल लिख दूंगा, या कोई प्रपोजल लिखूंगा। तो इसके लिए क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, कोई मुद्दा तो होगा, मैं लिख रहा हूँ तो उसका कोई रीज़न तो होगा। किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। ऐसे तो है नहीं कि मैं पागल तो हूँ नहीं कि ऐसे लिखता जा रहा हूँ, या तो खुद के लिए लिख रहा हूँ या किसी और के लिए लिख रहा हूँ। अगला है, रीडर को किस टॉपिक के बारे में कितना पता है, जो पढ़ने वाला है उसकी नॉलेज कितनी है, उस पर आपको ध्यान रखना है। अगर रीडर एक्सपर्ट है तो एक्सप्लेनेशन आपको कम करनी है, क्योंकि वो पहले समझदार है। अगर रीडर बिगिनर है, अल्पज्ञानी है, तो उसे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा देनी होगी ताकि उसे आसानी से समझ में आ जाए। राइटिंग किस पे डिपेंड करती है, ऑडियंस पे डिपेंड करती है, सामने वाला पढ़ने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है। तो ये देखना, तो लिखते समय क्या करना है, आइडेंटिफाई यूअर सब्जेक्ट। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो मैंने आपको बताया है वही इसमें लिखा हुआ है। मैनी ऑफ द टॉपिक्स वी राइट अबाउट द कोर्स ऑफ वर्क विल बी गिवन टू अस प्रोबेबली बाई आवर सीनियर्स, कि किसी ने दे दिया आपको लिखने के लिए, जो मैंने आपको पहली लाइन में बताया था। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया था, कौन लिखने को आपको दे सकता है। तो गुड रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। वी मे आल्सो राइट टू सर्विस प्रोवाइडर अबाउट बुक्स अर्जेंटली नीडेड, ऑफ कोर्स सम ऑफ मैनियर्स वांट टू राइट पेपर फॉर सेमिनार। मतलब इसमें इसका कहने का मुद्दा क्या है इतने में, कि हमें लिखने को दिया गया है या हम खुद के लिए लिख रहे हैं। तो दो चीज़ें हो गई कि पहले विषय को समझना है, फिर इसके बाद क्या करना है कि कभी आपको टॉपिक दिया जाता है, कभी आप खुद के लिए लिखते हो, बस यही है इसमें। फिर इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट्स कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में होने चाहिए लिखते समय कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो वो सारा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो वाई वी आर राइटिंग, हम क्यों लिख रहे हैं। एंड वो आर राइटिंग इट फॉर, किसके लिए लिख रहे हैं। डज इट सिचुएशन डिमांड इट, और समथिंग दैट आवर सीनियर हैड आस्क्ड राइट। तो मतलब इसके बारे में जो मैंने बताया वही है कि हम
मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, रीडर को किस टॉपिक के बारे में कितना पता है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो ये पहला एलिमेंट्स था आइडेंटिफाई यूअर सब्जेक्ट, जिसके बारे में आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके दूसरे एलिमेंट्स के बारे में, जो कि हमारा है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उस टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। राइटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर लो। आपको कोई कुछ लिखना है तो उसके रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लो। अब इसके तरीके होते हैं, मेथड होते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। पहला क्या है, रिसर्च एंड हाईलाइट हो गया। पहले रिसर्च करो उसके बारे में, हाईलाइट्स करो उसके बारे में। फिर दूसरा क्या है, उसमें नोट मेकिंग करो। नोट मेकिंग में क्या करना है, शॉर्ट्स नोट बना लो, या मतलब आपको हेल्प करेगा कि कंट्रोल, लिखने में कंट्रोल होगा। दूसरा क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी आइडियाज़ लिख दो। क्वालिटी की टेंशन मत लो कि भाई हाँ मैं कैसा लिख रहा हूँ कैसा नहीं, क्योंकि आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो। पहले आइडियाज़ क्या करते हैं, जनरेट करेंगे, तो ये कर सकते हैं। अगला क्या है, इसके लिए प्लानिंग करेंगे कि हम आइडियाज़ किस तरह लिख सकते हैं या किस तरह नहीं लिख सकते। तो माइंड में एक मतलब इस तरह की चीज़ बनानी है कि भाई हाँ मेरे को लिखने के लिए ये चीज़ करनी है। इसके लिए अगला देखते हैं कि जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है इसको हम लिखेंगे कैसे। अगर एग्जाम में आ गया तो बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग वी शुड इंश्योर दैट वी हैव ऑल मैटर इन वन प्लेस। एक जगह मेरे पास सब कुछ लिखा होना चाहिए। देयर आर वेरियस मेथड टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विच आर फॉलोज। तो मतलब लिखने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्या क्या मेथड हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला है रिसर्च एंड हाईलाइटिंग। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें रिसर्च एंड हाईलाइटिंग में क्या करेंगे, मटेरियल को रीड करो, आइडियाज़ को अलग अलग कलर से मार्क कर लो, कि एक आइडिया को एक कलर से, दूसरे को दूसरे कलर से। एविडेंस को अलग कलर से मार्क कर लो, एविडेंस को अलग रख लो कि ये एविडेंस है, ये आइडियाज़ हैं। फिर दूसरा क्या है, आर्ग्यूमेंट्स को अलग कलर में कर लो। तो तीन चीज़ कलेक्ट करनी है रिसर्च में, आइडियाज़, एविडेंस और आर्ग्यूमेंट। वाइल रिसर्चिंग वी शुड रीड क्विकली थ्रू आवर मटेरियल एंड यूज मार्कर्स टू इंडिकेट द मटेरियल दैट वी थिंक वी कैन यूज इन आवर राइटिंग। We could use our color highlighter for ideas, another for evidence, another for arguments। तो इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला आइडियाज, दूसरा एविडेंस, थर्ड कौन सा है, आर्ग्यूमेंट्स। तो रिसर्च में कौन सा आ गया, ये तीन आइडियाज़ हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए क्या है, कीवर्ड्स हैं जिसे आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अगला है, इसमें कौन सी चीज़ होनी चाहिए, नोट मेकिंग होनी चाहिए। हम इसमें नोट्स लेंगे, शॉर्ट्स नोट बना, छोटे छोटे नोट बना लो कि इसके बारे में मेरे को लिखना है। ये आपको क्या हेल्प करेगा, कंट्रोल रखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वी कुड आल्सो मेक नोट्स एज वी गो अलोंग। कीपिंग नोट्स विल इनेबल अस टू स्पेसिफिक एंड कीप ट्रैक ऑफ एंड कंट्रोल what we have read. It is good idea to focus on purely gathering information. Wait until later to decide whether the information is useful and important. तो इसके बारे में नोट्स ले लो कि कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें आपको नोट्स लेना है। अगला है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, थर्ड एलिमेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि जल्दी जल्दी अपने जो आइडियाज़ माइंड में आ रहे हैं उसको लिख लो। कभी एकदम क्वालिटी है, जैसे कि उसकी टेंशन मत लो कि क्वालिटी कैसी है, पर लिख लो एक बार, जो ज़रूरी होगा बाद में ले लेंगे। पहले आइडियाज़ को जनरेट करो कि क्या क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में। ये ग्रुप में भी हो सकता है कि एक ग्रुप में बैठे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये हो सकता है, और ये इंडिविजुअली आप अकेले भी सोच सकते हो। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इज आल्सो अनदर वेल नोन एंड यूजफुल मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियन क्विकली। अगेन, नॉट ऑल आइडियाज़ विल बी इक्वल क्वालिटी एंड usefulness, but we can judge that later. Of course, brainstorming need not always be with other. It can also be an activity which we perform ourselves. Planning is important to keep track of ideas, information we create by ourselves. By making list, we may even speak into recorder. There is no need to write and speak in कंप्लीट लिंक टू सेंटेंस। मतलब क्या है, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आइडिया को नोट कर लो। आवर गोल इज क्रिएट एज मैनी आइडियाज एज वी कैन। मतलब कितने आइडियाज हम क्रिएट कर सकते हैं, वो गलत है सही है वो बाद की बात है। रैपिड थिंकिंग, एकदम सोचो। फ्री एसोसिएशन एंड वी कैन जज द आइडियाज लेटर। लिख लिया तो बाद में हम उसको जज कर सकते हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। तो अनदर टेक्निक एज दैट वी कैन यूज टू हेल्प रिमेंबर आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स।
इज टू बिल्ड इश्यू ट्री ए माइंड मैप। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, आइडियाज़ को क्या करेंगे, एक ट्री माइंड की तरह इस उसको क्या कर लेंगे, ब्रेनस्टॉर्म हो जाएगा। एक ऐसे ऐसे जैसे ग्राफ चित्र एक दूसरे से लिंक कर देंगे, ऐसे हम माइंड में एक पिक्चर बना लेंगे कि ये एक दूसरे से रिलेट है, क्या है क्या नहीं है, तो एक ट्री डायग्राम बन जाएगा हमारे माइंड में। Brainstorming and note making is a verbal technique that required us to record our ideas into words. Issue trees and mind maps, however, are primarily visual. That is, we think ideas information. We build the visual display, arrange our information in a hierarchical structure. In this way, we can see each idea is relatively important and relationship to each other. तो मतलब क्या है, इशू ट्री क्या है, तो हम दो सोच सकते हैं। द एनुअल ऑल इंडिया लाइब्रेरियन काउंसिल के बारे में है कि हमें क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये कब होगा, वहन वेयर क्वेश्चन होना चाहिए, वहन कब होगा, वेयर कहाँ होगा, तो इसमें लोकेशन डेट टाइम पता होना चाहिए। फिर इसके बाद शुरू कब होगा ख़त्म कब होगा ये पता होना चाहिए। ये है क्या, ये प्रोग्राम है, इसमें क्या है, चीफ गेस्ट आएगा, राइट शो, स्पीच होगी, अवार्ड सेरेमनी होगी, तो इस प्रकार के हम चीज़ें सोच सकते हैं। एंटरटेनमेंट होगा, फिर इसके बाद क्या है, इसमें क्या डिनर भी होगा, मेन्यू क्या होगा उसका, इनफॉर्मल इंटरव्यू भी होगा, ये क्यों हो रहा है इसका मुद्दा भी होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, ये ट्री डायग्राम हम माइंड में बना सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। इससे अगला है हमारा पर्पज़ क्या है इसका, इसका पर्पज़ होगा ना कुछ, ऐसे तो है नहीं कि हम वैसे ही कर रहे हैं कुछ, तो इसका कुछ पर्पज़ होगा। वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट वट आवर टेक्स्ट इज गोइंग टू बी यूज फॉर, कि हमारा ये क्या काम आने वाला है, हम किसके लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू एक्सपेक्टेड टू राइट ए रिपोर्ट, ए मेमो, लेटर प्रमोटिंग ए ट्रेनिंग सेशन और ए न्यू लुक। हैविंग ए क्लियरली स्टेटेड पर्पज इज लाइकली हैविंग ए डेस्टिनेशन व्हेन वी टेक ए ट्रिप। वंस वी हैव डिसाइडेड on a destination, we can make arrangements how to reach it. An explicit purpose statement we will help us to identify the step we must make to reach our goals. Focus our search for information ideas on what is related to our purpose होना चाहिए। तो अगला है चौथा, देखेंगे हम, चौथा कौन सा है, नोविंग द रीडर्स। हम क्या करेंगे, रीडर को समझेंगे कि रीडर क्या है, इसका मुद्दा क्या है, तो इसके बारे में हम क्लियरली देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे नोविंग द रीडर, पाठक क्या चाहता है, रीडर क्या चाहता है, पढ़ने वाला सुनने वाला क्या चाहता है। तो इसमें क्या होंगे, राइटिंग का एक गोल्डन रूल है, लिखते हो जब, ऑलवेज राइट फॉर रीडर, हमेशा क्या करो, रीडर के लिए लिखो। आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो कि अपने ज़मीर से पूछो कि रीडर एक्सपर्ट है या नॉर्मल है, रीडर को कितना पता है, क्या बैकग्राउंड है उसके पास, इन्फॉर्मेशन उसे देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, मैं रीडर से क्या एक्शन चाहता हूँ कि रीडर क्या करे, रीडर का एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है, तब आप उसके बारे में लिखेंगे। तो इसके बारे में एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि किस प्रकार का एग्जाम्पल है आप उसे, जैसे कि मान लो अगर आप जूनियर स्टाफ हो, मेमो भेज रहे हो अपने सीनियर को, तो लैंग्वेज क्या होगी उसमें, थोड़ी सिंपल होगी क्योंकि आप अपने सीनियर को भेज रहे हो। अगर आप एक्सपर्ट को रिसर्च पेपर भेज रहे हो तो लैंग्वेज टेक्निकल हो सकती है कि भाई हाँ एक्सपर्ट है तो उसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। तो राइटिंग का टोन रीडर पर डिपेंड करता है, ना कि लिखने वाले पे, इसलिए क्या है थोड़ा ध्यान रखें कि अपना जो रीडर है वो कैसा है। तो इसमें क्या है, नोविंग द रीडर, तो जैसा कि मैंने बताया है इसमें ऑलवेज राइट फॉर रीडर, जो मैंने बात बताई है वो आप लिख सकते हैं, इसमें आप इसमें नोट्स बना सकते हैं कि ऑलवेज राइट फॉर रीडर्स, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है, क्वेश्चन करो खुद से, पहला रीडर एक्सपर्ट नहीं है, रीडर को कितना पता है, रीडर का बैकग्राउंड क्या है, मेन रीडर से क्या एक्शन चाहता हूँ मैं, क्या करे रीडर। तो दूसरा अगला है रीडर का एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव। इस प्रकार के आप हेडलाइंस बना सकते हैं, बाद में इसको क्या है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये क्या है राइटिंग के कुछ मेथड्स हैं। Once we know the subject, topic and type of communication, we want to make the next most important question to ask is who the reader are. The answer is question will affect how what we write, हम क्या लिखने वाले हैं। For example, if we are writing for experts, expert को लिख रहे हैं, specialist को लिख रहे हैं, we could perhaps use some technical terms, अगर हम expert को लिखेंगे तो technical term use करेंगे। Pitch our language and subject matters to a higher level. If we are sending memo, अब junior staff को भेज रहे हैं तो simple language होगी। If we need to think about what reader already knows, हम क्वेश्चन करेंगे खुद से, yourself से। तो yourself से क्या करेंगे, रीडर क्या ऑलरेडी नोज करता है, she needs to know
वी डू नॉट वांट टू टेल द राइटर ही सी ऑलरेडी नोज ऑल्दो, मतलब अगर हमें रीडर के बारे में पता होगी, उसके बारे में पता है, तो हम उसे दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। वी मे रेफर टू शेयर इन्फॉर्मेशन फॉर सम टाइम इफ वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन दैट इज कम्प्लीटली न्यू, दिस इज इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्टेटेड एंड एक्सप्लेन्ड विद ग्रेटली क्लियरिटी। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्लियरली लिखेंगे। इट इज़ गुड आइडिया टू नो दैट द माइंड सेट ऑफ द रीडर एज वेल। तो हम क्या करेंगे, इन ब्रीफ वी कुड आस्क आवर सेल्फ, तो किस पर क्वेश्चन, ये हम खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इफ द रीडर इज एन एक्सपर्ट और जनरल रीडर, व्हाट डज रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट द टॉपिक, क्या रीडर को टॉपिक के बारे में पता है। व्हाट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन माइंड नीड्स, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ये आप कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें बिल्कुल ईजी है, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जो हम लिखते समय ध्यान में रखेंगे माइंड में, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला है आइडेंटिफाई यूर सब्जेक्ट, दूसरा है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, थर्ड है ब्रेनस्टॉर्म, और इसका फोर्थ है नोविंग द रीडर। तो इसके बारे में हम आसानी से लिख सकते हैं कि रीडर क्या है, तो रीडर क्या चाहता है। तो ये फोर्थ हो गया हमारा, 4 एलिमेंट्स है, लिखते समय हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ राइटिंग हेल्प्स, कैन राइटिंग बी लर्न, डिस्कस। तो इसके बारे में हमें क्या जानना है, कैसे राइटिंग मदद करती है, क्या राइटिंग को सीखा जा सकता है, इस पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसके बारे में एक मैं थोड़ा ब्रीफ सा आपके लिए नोट्स बना के लाया हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस क्वेश्चन को समझने में। हाउ राइटिंग हेल्प्स, जो हम लिखते हैं वो हमें कैसे मदद करती है। इम्प्रूव्स मेमोरी, हमें याद ज़्यादा रहता है। मेक्स यू बेटर रीडर, आपको एक अच्छा सुनने वाला बना देता है। राइटिंग टीचेस डिफरेंट स्टाइल्स, इसके लिखने के वो पढ़ाने के बहुत सारे तरीके बता देता है कि पर्सनल डेवलपमेंट होती है खुद की। हेल्प्स इन एकेडमिक लाइफ, एकेडमिक लाइफ में हेल्प करता है। हेल्प्स इन करियर, करियर बिल्ड करने में मदद करता है। क्या राइटिंग लर्न की जा सकती है, यस की जा सकती है। हाउ टू लर्न राइटिंग, की जा सकती है, तो कैसे की जा सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना। लर्न बाई रीडिंग, कॉन्स्टेंट राइटिंग, इम्प्रूव वोकेबलरी, अंडरस्टैंड पर्पज, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। इसका प्रोसेस क्या है अप्रोच टू राइटिंग का, पहले प्लान कीजिए, फिर ड्राफ्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग कीजिए। तो ये हमारे इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हो गया है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल है, इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन है ना, जो ये थ्योरी भी है और एक मोटिवेशन भी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राइटिंग तो नेचुरल टैलेंट है, गुड राइटर बोर नहीं होते हैं, बाद में नहीं बनते, लेकिन क्या ये सच है, नहीं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है, राइटिंग हेल्प कैसे करती है। राइटिंग आपकी लाइफ का हर स्टेज पर हेल्प करेगी। जैसे कि पहला जानते हैं, रिमेंबर व्हाट यू आर स्टडिंग। अब देखिए राइटिंग क्या करती है, हेल्प्स यू ग्रो मैनी स्किल विच आर यूजफुल फॉर एकेडमिक लाइफ एंड विच विल बी हेल्पफुल लेटर एट यूर वर्क लाइफ। आपकी एकेडमिक लाइफ और वर्क लाइफ दोनों में आपकी मदद करती है। व्हेन यू हैव राइटर्स राइट लेटर्स रिपोर्ट्स प्रपोजल ईटीसी, तो बहुत सारी मदद करेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो क्या करते हैं, हेल्प्स यू रिमेंबर वट यू आर स्टडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं, बाई हेल्पिंग यू मेक ए क्लियर नोट, स्टडी, कंबाइन एंड समराइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो बहुत सारी चीज़ें लिखने में मदद करती है। राइटिंग एज यू रीड बाई टेकिंग नोट्स, समराइजिंग, रिस्पॉन्डिंग क्लेम्स, आर्ग्यूमेंट्स इन टेक्स्ट, मेक यू बेटर रीडर, आपको क्या बनाती है, एक बेटर रीडर बना देती है। अटेम्प्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग एड्स लर्निंग इन डिफरेंट वेज, गिविंग यू नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो क्या है, आपको बहुत सारी स्टाइल सिखा देती है। देयर पॉसिबिलिटीज एंड अरेंजमेंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी कंपोजिशन हेल्प्स यू अरेंज एंड प्रेजेंट वट यू हैव लर्नड विद क्लैरिटी। यू आर एबल टू गैदर फैक्ट्स एंड प्लेस देम इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो आपको ये बता देता है कि आपको किस अलग अलग स्टाइल सिखाता है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। इंकरेज योर पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग अबाउट डिबेटेबल इशू will help you check your basic beliefs when you write about events in your life and literature। तो आपको क्या करता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करता है। इसके एग्जांपल दिया है कैसे करता है। अगला है, आपको एक गुड राइटर बना देता है। अगर आप बार बार लिखोगे, अगर राइटर बनोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप क्या है, गुड राइटर बन जाएंगे, जिससे आपका क्या है, करियर बनेगा। लेटर इट विल अफेक्ट योर करियर ग्रोथ। अगर आप अच्छे लेखक नहीं हो तो आपको जॉब तो मिल गई, परंतु आप जॉब में आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लिखते नहीं हो। क्योंकि अगर जॉब में लगोगे तो आपके बहुत सारे लेटर्स, नोट्स, रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इसके लिए आपको ये करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये क्या आ गया हमारा, हाउ राइटिंग हेल्प्स, ये किस प्रकार हमारी मदद करता है। तो ये हमने इसमें देख लिया है 1 to 1। अब क्या करते हैं,
कैन राइटिंग बी लर्न, क्या सीखी जा सकती है राइटिंग? यस, इसका सिंपल सा आंसर है ऑल गुड राइटर्स कॉन्स्टेंटली रन एंड इम्प्रूव। जो एक अच्छे लेखक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं। हाउ टू लर्न राइटिंग, अब इसका मेन क्वेश्चन क्या है कि हम इसको कैसे लर्न करें। लर्न राइटिंग बाय रीडिंग, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, लर्न टू राइट बाय रीडिंग। पढ़ने से फिर हम क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे। तो इसमें आपको इसको लिखोगे कैसे, रीडिंग वाइडली विल इनेबल you to become a better writer. All good writers are eager readers who not only read pleasure and information. जो एक अच्छे लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली लिखते ही नहीं है, वो पढ़ते बहुत ज़्यादा है। अगर जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो उसमें क्या है, राइटिंग एबिलिटी भी आ जाएगी। इसलिए क्या है, लर्न टू राइट बाय रीडिंग। तो ये क्या है, इसमें गुड राइटर क्या है, डिफरेंट स्टाइल रीड करते हैं, पैटर्न समझते हैं, क्या है, कन्वेंशंस आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ मैं। नैरेटिव का स्ट्रक्चर अलग होता है, आर्ग्यूमेंट ऐसे का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो रीडिंग से आपको क्या है, फॉर्मेट समझ में आ जाता है कि कैसे आपको लिखना है। तो इसलिए लर्न टू राइट बाय रीडिंग। दूसरा है कॉन्स्टेंटली राइटिंग, तो आप क्या है, लगातार लिखते रहोगे। बेस्ट मेथड है ये, राइटिंग रेगुलरली, ब्लॉग लिखो, डायरी लिखो, सोशल मीडिया पोस्ट थॉटफुल बनाओ और प्रैक्टिस से क्लियरिटी आएगी आपको। तो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिकम ए गुड राइटर इट्स बाय कॉन्स्टेंटली राइटिंग। लगातार लिखते रहो लिखते रहो। प्रैक्टिस विल मेक यू ए राइटिंग मोर थॉटफुल एंड कॉन्सेप्चुअल बना देगा। तो ये एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इतना इसमें लिख देंगे, आपके लिए इनफ है। अगला आ गया हमारा वोकैबुलरी, इंप्रूव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी को एक्टिव बनाओ, न्यू वर्ड्स को यूज करो राइटिंग में। बी ए वर्ड अवेयर पर्सन बनो, वर्ड सीकर बनो, एक्सेप्ट करने वाले बनो वर्ड को। ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूएंटली improve your vocabulary and turn your passive vocabulary into active one by using new words in your writing. In other word you became word aware, it's also a word seeker. तो ये आपको क्या है, वोकेबलरी इंप्रूव करनी है आपको। अगला है पर्पज ऑफ राइटिंग, ये बहुत ईजी है। राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आप खुद से पूछो, मैं क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ। पर्पज क्लियर होगा तो राइटिंग फोकस्ड होगी और आप सही से लिख पाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द गोल विच यू आर राइटिंग एंड हैविंग नॉलेज ऑफ who your reader are. This will make your writing more centered and exact. मतलब देखो तुम्हें पढ़ने वाला कौन है, रीडर कौन होगा, उसको देख के लिखो। अगला है सब्जेक्ट और टॉपिक, तो इसमें क्या है, आपका क्लियर हो गया एकदम। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट करो। राइटिंग हेल्प्स थिंकिंग, राइटिंग क्या है, थिंकिंग की हेल्प करेगी। याद रखो, राइटिंग इज नॉट समथिंग यू डू आफ्टर थिंकिंग बट इन ऑर्डर टू थिंक। तो आप क्या करेंगे, जब आप लिखेंगे ना तो इसमें क्या आइडियाज़ क्लियर होंगे, कनेक्शन समझ में आते हैं कि कैसे कनेक्शंस हैं इसके। तो ये इजी है। द नेक्स्ट स्टेप इज अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट और टॉपिक। फ्यू राइटर कैन हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट और टॉपिक व्हेन दे बिगिन टू राइट। तो उसके बारे में क्या क्लियर पहले थिंकिंग होती है, सब्जेक्ट और टॉपिक को अपने को समझो। तो ये क्या था हमारा, बहुत ईजी था कि लिखना कैसे सीखना है। तो प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, तो आप अप्रोच कर रहे हो, लिखना जा रहे हो, तो आप क्या करोगे। गुड राइटिंग एक प्रोसेस है, कंप्लीट एक प्रोसेस है। इट्स हैपन इन स्टेज, तो एक स्टेज में कंप्लीट होगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसमें देखेंगे हम। तो आप कैसे कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ अप्रोच राइटिंग, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। जो मैं बता रहा हूँ वही वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। जहाँ से बताऊँ वैसे वैसे करते जाना। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, पहला स्टेप क्या है, राइटिंग ए प्लान, प्लानिंग करनी है आपको। आउटलाइन बनाओ, पॉइंट्स लिखो, फ्लेक्सिबल रहो कि आपको लिखना क्या है। प्लानिंग तो होनी चाहिए ना कुछ ना कुछ, अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो लिखोगे क्या। फिर उसके बाद क्या है, इसमें देखेंगे, इसमें आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू राइट एन आउटलाइन, दिस मे बी इन पॉइंट्स एंड रिमेंबर दीज पॉइंट्स विल बी चेंज इफ रिक्वायर्ड। इन फैक्ट योर प्लान मस्ट बी डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दूसरा है राइटिंग ए ड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग करो। फर्स्ट ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होता, इसलिए क्या है, राइट फ्रीली, क्या करो, रीड करो, दोबारा पढ़ो, इंप्रूव करो उसमें। तो पहली बार लिखोगे तो परफेक्ट नहीं आएगा, उसको क्या है, दोबारा रीड करो, फिर उसमें गलतियाँ दिखेंगी, फिर उसे क्या है, इंप्रूव करो। वाइल राइटिंग ए ड्राफ्ट you will benefit from frequently pauses to reread what you have written. Rereading helps you to add an example, choose different words and fill a gap in the logic of an argument. Rereading leads to substantial rethinking and revising. कटिंग करोगे, रीऑर्गेनाइज करोगे, रीराइट करोगे, आपसे सही लिखा जाएगा। दूसरा है, अगला देखेंगे रिवाइजिंग, देखेंगे इसमें, कॉन्फ्रेंसिंग छोड़ दो, इसमें देखो रिवाइजिंग।
रिवाइजिंग में क्या है, रिवाइजिंग सिर्फ ओनली स्पेलिंग चेक नहीं करता है। रिवाइजिंग का मतलब होता है आइडियाज़ है आपने जो दिए हैं उसको इम्प्रूव करोगे, ऑर्गेनाइजेशन है वो देखोगे तो उसको आप थोड़ी और बेटर करोगे, फोकस है जो उसमें आइडिया मेन फोकस है उसको थोड़ा और क्लियर करोगे। तो ग्लोबल चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए क्या है, रिव्यू द कमेंट्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड इनकॉपरेट देम इफ दे आर रीजनेबल, चेक द स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल एरर, सी वेयर यू कैन इम्प्रूव वोकेबलरी एंड ऐड क्लियरिटी योर आइडिया। जो आपको सही लगे वो करते रहो। ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमें नहीं देखना है, आगे हम देखेंगे इसका क्या है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ये इसी में आता है कि लिखने के प्रोसेस में आपको क्या करना है, तो एडिटिंग करनी है और प्रूफ रीडिंग करनी है। असाइनमेंट्स विच आर रिवाइज्ड विल एडिटेड प्रूफ रीड always are appreciated. If you are writing by hand especially you have to check for punctuation, grammar and spelling mistake, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में लिखेंगे तो वहाँ पर ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो वहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक के चांस कम है। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो आपको पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग चेक करना है, इसलिए एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग करना जरूरी है। लिखने के बाद दोबारा उसे पढ़ना जरूरी है। प्रूफ रीडिंग योर फाइनल ड्राफ्ट ए कपल ऑफ टाइम्स, आल्सो चेक इफ यू हैव फॉर्मेटेड इट appropriately and numbered the pages। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है हमारा ये एग्जाम की तरफ से अगर आप इसे लिखोगे तो इसमें क्या है, हाउ राइटिंग हेल्प्स, लिखाई आपको मतलब राइटिंग कैसे हेल्प करी है, इम्प्रूव्स मेमोरी करती है, डेवलप्स थिंकिंग करती है, टीच डिफरेंट स्टाइल करेगी, हेल्प्स पर्सनल ग्रोथ, इंश्योर एकेडमिक सक्सेस, इसेंशियल फॉर करियर, कैन राइटिंग बी लर्न, यस। फिर इसके बाद क्या है, कैसे करेंगे आप राइटिंग को लर्न कैसे करेंगे, रीडिंग करने से, प्रैक्टिस करने से, वोकेबलरी इंप्रूवमेंट करने से, प्रोसेस अप्रोच करने से और रिवाइजिंग और एडिटिंग करने से। तो इसका फिर कैलकुलेशन आपको निकलेगा कि आप एक अच्छे राइटर बन जाओगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पैराग्राफ, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ। कि पैराग्राफ क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे। अगर हम अच्छा पैराग्राफ लिखते हैं तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइटिंग ए गुड पैराग्राफ, तो हमें पैराग्राफ पर लिखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर लिखना है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। पहले आपको बताना होगा व्हाट इज पैराग्राफ, कि पैराग्राफ की डेफिनेशन क्या है और उसका एक एग्जाम्पल छोटा सा बताएंगे कि उसका क्या एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें टॉपिक ऑफ सेंटेंस क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आएगा, आपको एक पैराग्राफ देगा, उस पैराग्राफ में क्या होगा, उसका जो मेन आइडिया है ना वो हमें लिखना है कि इस पैराग्राफ का मेन टॉपिक सेंटेंस क्या है। फिर अगला है पार्ट 2, इसको मैंने 3-4 पार्टों में डिवाइड किया है। तो अगला है स्ट्रक्चर ऑफ ए गुड पैराग्राफ। तो एक अगर हम गुड पैराग्राफ लिख रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसका टॉपिक सेंटेंस होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा, फिर उसमें एक कंक्लूडिंग लाइन होगी कि उसका कंक्लूजन क्या है। फिर इसे थर्ड पार्ट दिया है, इसमें कोहेरेंस होना चाहिए कि ये क्या होगा, ये भी मैं आपको इस पैराग्राफ में बताऊंगा। अगला है पार्ट 4, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ क्या होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज पैराग्राफ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आएगा यूनिटी है, दूसरा कोहेरेंस है, अगला है वैरायटी है, फिर इसके बाद लिमिटेड इसकी लेंथ है। फिर मैंने बात की है इसकी एक पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, जैसे 100% मान ले पैराग्राफ हो गया हम लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है 10% पार्ट होना चाहिए उसके इंट्रोडक्शन का। वो क्या होगा, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, इसकी ऐसी शेप होनी चाहिए। फिर आगे बॉडी, उसमें बॉडी में उसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें हम कितने पैराग्राफ में लिख सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा में लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ 1 डिटेल लिख देंगे, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, ये इसकी बॉडी हो जाएगी जो इसके पैराग्राफ की 80% को कवर करेगा। फिर लास्ट वन है अपना इसका कंक्लूजन, कि इस पैराग्राफ का क्या कंक्लूजन होगा, तो वो हम इसमें देखेंगे। वो भी क्या है 10% पार्ट कवर करेगा। कंक्लूजन क्या होगा, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार क्या है पैराग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ है। इसको हम अब डिटेल में देखते हैं। तो पैराग्राफ है क्या, डेफिनेशन क्या है, ये पैराग्राफ इज ए मिक्सचर ऑफ सेंटेंस रिलेटिंग टू वन स्पेसिफिक टॉपिक और थीम। सबसे पहले मैं एक बात बतानी भूल गया आपको कि ये आपका क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, ये आपको एक पैराग्राफ देगा, उस पैराग्राफ में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से छांटने हैं। तो उसमें पहला होगा टॉपिक सेंटेंस क्या है, फिर इसका कोई 2-4 क्वेश्चन और होंगे, वो आपको मैं डिटेल में सिखा दूंगा अलग से वीडियो बनाकर। पहले मैं बता रहा हूँ कि इसका होता कैसा है पैराग्राफ, फिर इससे क्या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन अलग करने हैं। इसमें मैंने
पहले हम जिक्र करेंगे, जैसे कि बताया गया था पैराग्राफ क्या था, तो उसमें एक डेफिनेशन और उसका एग्जांपल कवर होता है कि उसमें एक डेफिनेशन होती है फिर उसके साथ एग्जांपल होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पैराग्राफ की अगर आप डेफिनेशन दोगे तो आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने इसमें बताई है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं आपको एक ईजी और डेफिनेशन बता देता हूँ। एक पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज रिलेटेड टू वन मेन आइडिया। मतलब हिंदी में हम समझेंगे इसको तो एक पैराग्राफ एक ही मेन थॉट या आइडिया को डेवलप करता है। मतलब एक ही मेन थॉट रहेगा उसका कि वन पैराग्राफ होगा तो उसका एक ही थीम होगा, एक ही आइडिया होगा। अगर आइडिया चेंज हो गया तो हमारा पैराग्राफ भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी क्या है, ये डेफिनेशन हो गई जो होगी हमने कर लिया है। ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस रिलेटेड टू वन मेन आइडिया। फिर इसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देख लेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो ये इसने एग्जाम्पल दे दिया, इसमें एग्जाम्पल के लिए ये दे रखा है। तो इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है, टॉपिक सेंटेंस आपका मस्ट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा पैराग्राफ से छाटना। तो उसमें क्या होता है, हर पैराग्राफ में क्या होता है, यूजुअली एक टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है, पैराग्राफ की मेन आइडिया बताती है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। यूजुअली क्या होता है, ये बिगिनिंग में होता है, कभी कभी मिडल में आ जाएगा या लास्ट में इसका मेन टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसा कि हमने इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है, टू मेन सर्कमस्टांसिस गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग इन थिंग्स ऑफ द सी। तो इसमें क्या है, ये सेंटेंस पैराग्राफ का मेन आइडिया बताता है। तो इसका ये जैसे ये पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, इसका आपने पैराग्राफ देखा, इसका मेन टॉपिक स्टेटमेंट क्या रहेगा, टू मेन सर्कमस्टांसेस गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स इन द सी। तो ये क्या है, जैसा कि हमने छाटा, ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। फिर इसमें क्या है, एलोबरेट करोगे इसके टॉपिक सेंटेंस को। तो ये इसने एलोबरेट कर दिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको एलोबरेट करना है तो कैसे करोगे, तो ये हमने इसको एलोबरेट करके बता दिया कि द फ्रूटलेसनेस ऑफ मरीन लाइफ एंड द रूथलेसनेस विद विच लार्जर क्रिएट्स ईट द स्मॉलर वंस। तो इसका इलिस्ट्रेशन क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ द कोड फिश। अगला क्या है, समिंग अप। इसमें क्या कर सकते हैं, ओनली वन सी क्रिएचर इन अबाउट 10 मिलियंस सर्वाइव करता है। तो ये इसका क्या है, समिंग अप है। तो इस प्रकार क्या है, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हम इसको अलग करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसके बाद ये था क्या था हमारा टॉपिक सेंटेंस, जो कि हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। फिर अगला आता है इसमें हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ कैसा होगा। इसकी स्ट्रक्चर करेंगे वो कैसी होनी चाहिए स्ट्रक्चर, जो कि मैंने इसमें पहले ऊपर समझा दी थी। ये इसकी स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो ये इसके हैं। इसको अगर ऐसे नहीं समझोगे तो इसमें क्या है, इसको हमने डिटेल में इसमें आंसर में बता रखा है मैंने कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। तो इसकी स्ट्रक्चर में एक तो पहले टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि मैंने पहले ही बताई थी। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जो एक्सप्लेन करेगा। फिर एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं। फिर इसकी कंक्लूडिंग लाइन है जो कि इसमें पूरी तरह बताया गया है। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा और एग्जाम्पल होगा। फिर इसकी थोड़ा बॉडी होगी, बॉडी में क्या होगी, एक्सप्लेन करेंगे इसको। फिर एक्सप्लेनेशन के साथ प्लस में इसमें क्या कर देंगे, एक एग्जाम्पल ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद लास्ट में क्या है, एक कंक्लूडिंग लाइन, कंक्लूजन दे देंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल का एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर ये करवा रखा है। तो ये इसका एग्जाम्पल एनालिसिस हो गया। फिर इसके बाद आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, अगर एक अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसमें क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस नहीं होगा कि उसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, नहीं, उसमें लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। रीडर को ऐसा फील होना चाहिए कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड है, उसको क्या है समझ में आना चाहिए, उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए उसमें। तो उसमें क्या है, कनेक्टेड वर्ड्स होने चाहिए। जैसा कि मैं बताता हूँ, देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, मोर एवर। इससे क्या है, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, कनेक्टेड रहेंगे सेंटेंस एक दूसरे से। फिर इसमें क्या होगा, रिजल्ट आएगा, एग्जाम्पल आ सकते हैं, फॉर एडिशन, कॉन्ट्रास्ट, सिक्वेंसेस। इसमें ये हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर इसका आता है जो कि मेन क्वेश्चन था हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पैराग्राफ। ये क्या होता है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक पैराग्राफ की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसको एक एक करके याद कर लो। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। पैराग्राफ में सिर्फ वन मेन आइडिया होना चाहिए। अगर पैराग्राफ में 2-3 डिफरेंट आइडियाज हो गए हैं ना, तो उसकी यूनिटी ब्रेक हो जाएगी। इसलिए क्या है, वन पैराग्राफ ओनली वन मेन आइडिया। दूसरा है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, सेंटेंस लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से, रैंडम सेंटेंस नहीं होने चाहिए। इसमें आप क्या है, उसका प्रॉपर ऑर्डर, लिंकर्स और क्लियर एक्सप्लेनेशन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसकी कोहेरेंस, जैसे कि लगातार फ्लो बनता रहेगा,
कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, इंटरेस्ट बना रहेगा। फिर इसके बाद थर्ड आता है हमारा कि इसमें वैरायटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, अलग होना चाहिए। कुछ एक नहीं है कि एक फ्लो में चला जा रहा है, फ्लो ही नहीं टूट रहा है। पैराग्राफ बोरिंग नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आना चाहिए। ये क्या होती है, एक स्पीकिंग हैबिट होती है कि एक दूसरे का इंटरेस्ट कैसे बनाए रखते हैं। जैसे आपने मोदी का भाषण सुना हुआ, वो बोलते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, फिर टोन अप करते हैं, टोन डाउन करते हैं। तो इसमें क्या है, वो वैरायटी लाते हैं। ऐसे ही क्या है, पैराग्राफ लिखते समय भी इसमें एक वैरायटी होती है। तो उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए, सेम वर्ड बार बार यूज नहीं करना चाहिए। ओपिनियन क्या होगा, ओपनिंग और एंडिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ओपनिंग करोगे इंटरेस्टिंग, फिर बाद में रहेगा हाँ एंड भी इसका एंड देखेंगे एंड कैसा रहेगा, तो उसका क्या है, एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। फिर इसके साथ क्या है, कोट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या क्या कोट यूज़ कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। इसका फोर्थ है, इसकी लिमिटेड लेंथ होनी चाहिए, लंबाई सीमित होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा पढ़ने वाले का कि कौन पढ़ेगा इसे। तो इसलिए क्या है, एग्जाम में यूजली 100-200 वर्ड्स में पैराग्राफ होता है। इसलिए टॉपिक से बाहर मत जाओ, अननेसेसरी डिटेल अवॉइड करो और वर्ड लिमिट फॉलो करो। ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं, ज़्यादा वर्ड लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको थोड़ा कंट्रोल रखें। लेंथ इसकी फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन रेलेवेंस बनना चाहिए, इसका रेलेवेंस इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बात ध्यान रखें। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि गुड पैराग्राफ थी। और ये पैराग्राफ तो इसका क्या है, मेन क्या चीज़ है, इसकी पैराग्राफ की बॉडी याद रखना और इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना और इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसका एक एग्जाम्पल याद रखना। ये आपका पैराग्राफ है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, एक पैराग्राफ देगा, उसमें से आंसर छाटने, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ कवर हो गया है।